आप सब सुधीजनों का हम जवाहर कला केंद्र क्यूरियो की ओर से खेला के इस महोत्सव में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और कल हमारी इसका शुरुआत हो गई खेला की, जिसमें आषाढ़ का एक दिन आपने प्रस्तुति देखी और आज उसका दूसरा दिन। और इसमें इस बार हमने उन्नत प्रकाश पर आधारित ये महोत्सव को किया है कि जिसमें हम लोग एक चाहते हैं कि प्रकाश परिकल्पना या प्रकाश एक विषय एक चरित्र के तौर पर निकल के आए। और उसी में हमने वर्कशॉप नहीं है, मैं बहुत क्लियरली बोलूँ, ये एक सेशन है, विशेष सत्र है और उसमें टॉक है। और उसके लिए हमने आदरणीय गौतम भट्टाचार्य जी, जो कि रिनाउंड लाइट डिजाइनर है, खजुराहो, सोमनाथ, अपने जयपुर का चित्तौड़, राजस्थान का चित्तौड़, इस तरह के उसमें साउंड लाइट का एक इनकी विशेषज्ञता और उससे जाने जाते हैं। और खासतौर पे क्लासिकल नृत्यों के लिए, संगीत के प्रकाश परिकल्पना के लिए एक बहुत बेहतर और बड़ा नाम, और मैं उनका शिष्य भी हूँ। दूसरी बात यह है कि चूंकि आज हमारी बड़ी गर्व की बात है कि हमारे बीच में इस हमारे देश का ही नहीं वरन एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट जो है ड्रामा का, उसके डायरेक्टर खुद हमारे निवेदन पर यहाँ आए और वो जिन मुश्किलों से आए हैं, उनका 18 तारीख का प्रस्तावित कार्यक्रम था, चूंकि ये पहले प्रिंट हो गया था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक ये है कि वो जिस उस पर अभी पद पर है, वो उनकी बहुत सारे अपने प्रोटोकॉल्स भी हैं, बहुत सारी उनकी व्यस्तताएं हैं। उसके बाद ये हमने उनसे निवेदन किया, तो कैसे भी उन्होंने समय निकालकर इस कार्यक्रम के लिए आना स्वीकार किया। ऐसे व्यक्तित्व को हम प्रणाम करते हैं। सर, आपका तहे दिल से हम यहाँ स्वागत करते हैं और क्षमा प्रार्थी हूँ मैं कि आपके बीच व्यस्तम कार्यक्रम से मैंने जिस तरह से आपको किया और आप आगे, मैं उसके लिए पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं हमारे बीच में, आदरणीय श्री राजीव आचार्य सर, राजेंद्र रावत जी, हमारे कला समीक्षक दिनेश प्रधान जी, जिनका कला आपने ऊपर देखा, भीलवाड़ा से अनुराग जी वगैरह ये लोग आए हुए। अच्छा लगा कि इस सत्र के लिए वो आए हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ। तो अब हम इसकी विधिवत शुरुआत करते हैं और मैं चाहूँगा कि जो हमारे सलाहकार जवाहर कला डॉक्टर संदीप भाड़ा जी, कि आप हमारे अतिथियों को लाएं और जो सुबह का जो, क्योंकि प्रकाश होना था तो हम सबको भी इसके माध्यम से प्रकाश अगर दिखेगा तो हमारे राह आसान हो जाएगा। आप सभी डॉक्टर संदीप भाड़ा जी। पास आ जाइए जी। हाँ, इसी का आज के जो हमारे भारत नाट्य अकेडमी के हमारे वहाँ पे व्याख्याता भी हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छा इनका अपना सृजन वर्क है, लाइट डिजाइनिंग, सेट डिजाइनिंग में अच्छे डायरेक्टर एक्टर हैं हमारे भाई गोविंद यादव जी। गोविंद जी, आपका स्वागत है। इस सत्र को वही संबोधित करेंगे, साथ में समन्वय जो मॉडरेट है वो करेंगे, तो हम आपका भी स्वागत करते हैं। और अब हम गोविंद जी आपको ये माइक देते हैं, आप इस सत्र की शुरुआत करें और सबका एक बार फिर से स्वागत करके इस कड़ी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। और जवाहर कला केंद्र के सौजन्य से खास तौर पे कार्यक्रम फिर से आप लोगों का स्वागत। हम चाहेंगे उस दौरान आपके फोन स्विच ऑफ रहें या साइलेंट पे रहें, जिससे सत्र का आनंद ले सकें और उसके बाद फिर जो भी चर्चा वो हम सार्थक कर पाए। इसमें स्वागत की परंपरा है जवाहर कला केंद्र की ओर से, तो हम चाहेंगे कि थिएटर मैनेजर जो कविता मैडम है और हमारे आज सलाहकार जो हैं डॉक्टर संदीप भाड़ा जी, आप आए और आपका डायरेक्टर सर का एक बार, डायरेक्टर सर प्लीज आप एक बार स्टेज पर आएंगे तो
स्वागत की कड़ी हम आगे बढ़ा पाएंगे। हमारे देश की जैसे हमारे परंपरा है, हमारे राजस्थान और जयपुर की खास तौर पर, तो उसी में हमारे स्वागत एक बहुत महत्वपूर्ण हमारी कड़ी है। गोविंद जी, आज के हमारे मॉडरेट भाई गोविंद यादव जी, हमारे इसमें कथक से भी संबंधित लोग आए। मनीषा जी आई, कथक की बहुत बड़ा एक नाम है और ये जरूरी है कि प्रकाश जो है सिर्फ नाट्य तक नहीं, क्लासिकल फॉर्म में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये अच्छा है कि अलग अलग विविधता में यहाँ प्रतिभागी आए, बड़ी बात है। और ये सत्र को आगे बढ़ाने जी गोविंद जी, थैंक यू। जवाहर कला की जयपुर और क्यूरियो की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और जो आज का सेशन है, आपको पता है कि उन्नत लाइट ये सिमुलेशन है आर्ट ऑफ लाइट डिजाइनिंग के ऊपर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौतम सर का, गौतम जी का, आपने बहुत सारा काम किया है लाइट डिजाइनिंग के ऊपर और मैंने भी सर से बहुत चीज़ सीखी है, जाना है लाइट के बारे में। तो हम सब आज से अवगत होंगे कि लाइट डिज़ाइन की इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे क्यों ज़रूरत पड़ती है लाइट डिज़ाइन की। सर ने डांस में भी किया है, थिएटर में भी किया है, यहाँ तक कि बिल्डिंग्स में भी लाइट्स को कैसे बिल्डिंग को इम्पोर्टेंस बनाई जाए उसके ऊपर भी सर का बहुत सारा काम है। तो उससे बात करते मुझे लगता है बातें करते हैं लाइट के बारे में तो ज़्यादा अच्छा होगा कि लाइट की ज़रूरत क्या है और लाइट कैसे वर्क करती है। तो सर ने कुछ चीज़ें तैयार करके दिखाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि सर थोड़ा सा डिज़ाइन के बारे में बताएं कि सर ने कैसे शुरू किया, किस तरह से, क्योंकि अभी तो बहुत सारी संभावनाएं हैं लाइट को लेके, बहुत तरीके से हम देख पाते हैं लाइट्स को, बहुत आयाम में देख पाते हैं। लेकिन जब सर कर रहे थे तब किस तरह से लाइट का बैक स्टेज का इम्पोर्टेंस कितना था, क्या था, वो सर अच्छा बताएंगे। तो थोड़ा वहाँ से शुरू करके अगर हम आगे बढ़े कि जब शुरू किया और अभी तक के अगर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारा लाइट में चेंज देखने को मिलता है, इक्विपमेंट से लेके डिज़ाइन को लेके काम को लेके, तो उसके बारे में बात करते हुए अगर शुरू करके दिखाना तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा सर। आपका प्रश्न का जवाब मैं क्या बोलूँ। वैसे तो मैं बेसिकली थिएटर का आदमी हूँ, नाटक में एक्टिंग भी किया है, डायरेक्शन भी किया है, पर लाइटिंग में मेरा शौक था। और खुशकिस्मत था कि मेरे गुरु विख्यात श्री तापस सेन से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे अपने साथ लिया, तकरीबन 30 साल उनके साथ मैंने काम किया है। उन्होंने मुझे कुछ सिखाया नहीं, पर हम उनके साथ रह के, उनके साथ काम करके, उनको काम करते हुए देख के ही जो सीखना था हमने सीखा है। कुछ बेसिक चीज़ें जो उन्होंने हमें, हम लोगों को समझाया है कि कम से कम लाइटिंग में सबसे पहले ट्रेनिंग होता है आपके आँख का। अपने आँख को कैसे आप, उनका एक कहावत, मैं उसको अपना फिलॉसफी पर मानता हूँ। वो कहते थे, डोंट मियरली सी बट लुक, डोंट मियरली लुक बट सी। मतलब आप नज़र अंदाज मत करिए किसी एक चीज़ को, उसको गौर से देखिएगा, तब जाके आपको, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो फोटोग्राफ हो, चाहे कोई एग्जीबिशन हो, स्कल्पचर हो, हर चीज़ में आपको आर्ट और आर्ट के साथ जुड़ा हुआ है लाइट। अपने एस्थेटिक्स को बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। सिर्फ नाटक से आप
नाटक में तो वो इस्तेमाल होता है, पर सीखने के लिए आपको ये सब जो डिसिप्लिन्स हैं उसको गौर से स्टडी करना, सीखना कि बड़े बड़े पेंटर्स, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स ने कैसे लाइट को इस्तेमाल किया है। वो खुद कहते थे, वो टैगोर के पेंटिंग्स को लेके वेस्टर्न मास्टर्स, रेम्ब्रांड से लेके रूबेंस, एल ग्रेको, ये सब सीखना। फोटोग्राफी में, लैंडस्केप में, उस ब्लैक एंड वाइट ज़माने में लैंडस्केप फोटोग्राफर थे। एक तो पोर्ट्रेट करते थे यूसुफ काश, और इसका नाम भी भूल रहा हूँ, चलो याद आएगा अब याद नहीं है। बहुत मशहूर है उनका लैंडस्केप, कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट, रेडवुड फॉरेस्ट का वो करते थे। ये सब हम सीख सीख के फिर अपने आप को तैयार किया एक तरह से। और जैसे गोविंद ने कहा कि उस ज़माने में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी, उसी में हमारे क्रिएटिविटी से उन्होंने सिखाया क्रिएटिविटी कैसे आप छोटे छोटे चीज़ों से आप लाइक कर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ी के डिब्बे से लेके कनस्तर से लेके ये सब में डिमर तो होता वो हमारे ज़माने में तो फिर भी डिमर आ गया था। उन्होंने वाटर डिमर से काम शुरू किया, पानी की मटके में पानी कैसे डिमिंग कर सकते हैं, ये सब इनोवेशन था उनका। वो ज़माना गया, अब तो इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इस्तेमाल करें क्या नहीं करें और किसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। अब एलईडी का ज़माना है, मुझे कुछ खासी नफरत है एलईडी से, पर अब चारा नहीं है एलईडी के अलावा, एलईडी इस्तेमाल करना पड़ता है। एलईडी का मुझे तो सबसे अफसोस, हम बट ज़माने से देखते आए जो हम बेसिक ट्रेडिशनल लाइटिंग होता है टंगस्टन हैलोजन, उसका जो वार्म वाइट का क्वालिटी है उसको हम लाइटिंग टेक्नोलॉजी में कैटेगराइज करते हैं CRI से। CRI मतलब कलर रेंडरिंग इंडेक्स। एक लाइट आपको जो कलर दिखाता है आपको वो कितना सही है उसका एक इंडेक्स होता है। टंगस्टन हैलोजन को 100 मानते हैं हम। एलईडी वगैरह जो हैं वो 90s में है, 91, 92, 93 का है, मतलब वो आपको कभी सही कलर नहीं दिखाएगा। आप किसी भी साड़ी के दुकान में जाएंगे, बनारसी साड़ी, कांजीवरम, अगर आप ट्यूबलाइट के लाइट में देखेंगे तो उसका कलर पता नहीं चलेगा, आपको जाके धूप में दिखना पड़ेगा तब जाके उसका कलर पता चलता है। तो ये एक बेसिक नुक्स एलईडी में है। काफ़ी इम्प्रूव हुआ है आजकल, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, पर फिर भी इसमें है नुक्स। तो अब एलईडी का ज़माना है, इसको किस तरह सही इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर से कलर, एलईडी में आपको ऑप्शन दिया है मिलियंस ऑफ कलर। थिएटर में कलर का इस्तेमाल बहुत नाजुक चीज़ है, इसको सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके पास है आप इस्तेमाल करे जा रहे हैं, लाल पीला नीला हरा जो भी है थोपे जा रहे हैं, कोई तुक नहीं है उन चीज़ों का। ये जरा सब लाइट डिज़ाइनर को जरा समझना है। कलर साइकोलॉजी करके एक अलग सब्जेक्ट है। एक स्टेज पे आप लाल रंग डालते हैं तो उसका क्या तुक है, लाल देख के ऑडियंस जो देख रही है उसमें क्या इमोशन इवोक होता है, वो देख के क्या लगेगा, आप क्या समझाना चाहते हैं, ये सब सोचने वाली बात है। बगैर सोचे आप कलर इस्तेमाल करेंगे तो एकदम बेसुखी लगता है वो। ये सब चीज़ें तो समझने वाली बात है, अपने आप को ट्रेनिंग करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं कुछ प्रेजेंटेशन करूंगा आपको, मेरा जो लाइटिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जो मैंने सीखा है उनसे क्या है। प्रेजेंटेशन करें आज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे दादा ने एक बात कही ना, उससे एक बात आई कि मैं कोरिया गया था, तुमने एक बुक पढ़ी, बुक के
पहले पन्ने में कहीं लिखा हुआ था कि लाइट के लिए कोई रूल्स नहीं है, लेकिन फिर भी रूल्स हैं कि मतलब आप जितना सोच सकते हैं उतना सोच सकते हैं, लेकिन सोचने की भी दायरे होंगे ना कि किस तरह से सोचा जाए, सोचने का तरीका तो होगा। तो वो तरीका ही शायद लाइट डिजाइनर बनाता है कि किस तरह से लोग सोचते हैं, किस तरह से उसका यूज किया जाए, उसका पर्पस क्या है, उसमें कितनी सोच डाली गई है। तो सोच बनाते आदमी को लाइट डिजाइनर कि किस तरह से सोच को उसको मीनिंग को दे रहा है, मुझे लगा। हाँ जी, एकदम सही बात बोल रहा हूँ। नाटक का रिहर्सल देखिए, एक आप कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं कि इसमें इस सीन में मैं क्या लाइट दूंगा, डायरेक्टर के साथ आप डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा होगा। हालांकि मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, मैंने डायरेक्टर को बोला कि ये ठीक नहीं लग रहा, आप इसको इस तरह करिए, ताकि मैं लाइटिंग ये करूँगा तब जाके ये सही निकलेगा। ये म्यूचुअल कोलैबोरेशन, इसको कोलैबोरेशन कहते हैं। आप अपने हिसाब से बेतुकी जो भी आपको, अगर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का पता नहीं, कॉस्ट्यूम का कलर क्या है, मेकअप किस तरह का हो रहा है, प्रॉप्स क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको पूरा स्टडी करके आपको लिखना पड़ेगा, फिर जाके आपको उसका प्लान तैयार, डिज़ाइन तैयार करना पड़ेगा, फिर जाके उसको एक्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब सीधा जाके स्टेज पे लाइट डिज़ाइन कर दोगे तो फिर वो डिज़ाइन नहीं होता। तो लाइट करना है कोई भी कर सकता है, कोई आप डिज़ाइनर नहीं हो, डिज़ाइन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जी, तो मुझे लगता है पहले काम देख लेते हैं कि जो आपके काम रहे हैं, उसके बाद उसी के बाद उसके बारे में बात करते हैं। So जो फोटोग्राफर आप मेंशन कर रहे थे, I think he's आंसर है। तो पहले दादा का काम देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर बात करते हैं। आप लोग भी पूछ सकते हैं प्रश्न अगर शुरू करें। तो ये लाइट दिन कर दीजिएगा प्लीज। रोशनी से क्या समझते हैं, ये उसका जवाब है। लाइट इज द एब्सेंस ऑफ डार्कनेस, और ये खेल लाइट एंड शेड का खेल ही लाइटिंग है। मेरे हिसाब से तापसा ने जो हमें सिखाया है कि आप नाटक को, पूरे नाटक को एक फुल जनरल लाइटिंग वो भी कर सकते हैं, पर उसका कोई तुक नहीं है। सोच के कहाँ पे एक मैक्स राइनहार्ट करके एक जर्मन डायरेक्टर थे, उनका कहना था द आर्ट ऑफ लाइट डिजाइनिंग इज पुटिंग लाइट वेयर यू वांट इट एंड टेकिंग लाइट अवे फ्रॉम वेयर यू डोंट वांट इट। ये फिलॉसफी है, वो तो मैं मानता हूँ और कोशिश की है अपने डिज़ाइनिंग में इसको सही तरीके से। फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियो भी है मेरे पास, देखेंगे पता चलेगा कि मेरे लिए डार्कनेस कितना इम्पोर्टेंट है। दोनों ही पेंटिंग है मेरे हिसाब से। ये संतोष नायर का प्रोडक्शन था, गेम ऑफ डाइस महाभारत का। गौर कीजिएगा, बैकग्राउंड मेरा, मैं हर वक्त कितना डार्क रखना चाहता हूँ, फ्लोर कितना डार्क रखना चाहता हूँ, ताकि डांसर्स जो हैं वो उभर के निकल के आए। इसके लिए साइड लाइट और बैक लाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है, डांस में खास तौर से। बैकलाइट और साइड लाइट आपको 3 डिमेंशनल इफेक्ट देता है। किसी को बीच में कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछिए। ये द्रौपदी चीरहरण,
दिल्ली के ओल्ड फोर्ट में फेस्टिवल होता था। इसमें आपको मॉन्यूमेंट राइटिंग का भी थोड़ा झलक दिखाई देगा। इसका एक मजेदार किस्सा है। ये इस सीन को देख के आपको पता चल गया होगा कि ये क्या दिखाया जा रहा है। रावण। इस प्रोडक्शन का नाम था दशानन। रावण के 10 सर। दिल्ली के कमानी स्टेज में हुआ। इन डांसरों को एक लाइन में रख के 2 साइड से सिर्फ 2 लाइटें थी, एक इधर से एक इधर से, और इनको सही तरीके से मुझे लाइन अप करना था ताकि एक का शैडो दूसरे चेहरे पे ना गिरे, किस एंगल पे खड़े होंगे वो। और ये सीन था सिर्फ मेरे ख्याल से 5 या 10 सेकंड का। अगर ये सही नहीं खड़े होते तो ये वाला नजर नहीं आता आपको 10 चेहरा। शुक्र है कि उन्होंने, मैंने सेटिंग उनको धमकाया था कि अगर ठीक नहीं खड़ा होगा टांग तोड़ दूंगा। खड़े भी हुए और फोटोग्राफर ने उसको सही मौके पे खींचा भी। लाइटिंग का ये कि आप कुछ स्टोरी बताना चाहते हैं, जो डायरेक्टर या फोटोग्राफर कर रहा है उस पर आप, मैं सही तरीके से एक लाइट डिज़ाइनर को मानता हूँ कि वो चाहे डांस का हो चाहे थिएटर का हो, वो एक संगतकार है। संगतकार है जो भी स्टेज पे घट रहा है उसको वो उभार के लाता है, उसको और बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहता है। ये कुछ इंस्टॉलेशन एक्टिंग है, पॉटरी आउटडोर इंस्टॉलेशन था।
मेरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें लिख के रखा है मैंने, the blankness and the blankness and the blackness of the background for a performance cannot be overemphasized. Ideally, the background should be devoid of any distractions and give the illusion of a void disappearing into infinity. Cyclorama colors, if used judiciously, can sometimes enhance the production value, but ये बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है। इतने सारे आपने फोटोग्राफ्स देखे ब्लैक बैकग्राउंड, अब देखिए साइक्लोरामा में कलर डालने में क्या होता है। फर्क आपको खुद नजर आ जाएगा, ये उभर के नहीं निकलते। बाएं में दीघा सैमसन है, बाएं में प्रियदर्शनी गोविंद है, दाएं में दीघा सैमसन है। उनके पीछे कुछ नहीं, कुछ फूल माला है। अब दोनों में फर्क देखिए, एक ही सीन में एक ही साथ खड़े हैं, एक का आउटलाइन कितना बढ़िया निकल रहा है जो काले के बैकग्राउंड में है, और जिसके पीछे काला नहीं है वो एकदम खो जाती है वो। ये कॉर्पोरेट In the face of adversity, the countless challenges helped us grow. In the midst of victory, we made sure we learned new lessons. Through the best of times and the worst of times, we have carved new paths. Through our journey, we have been guided by the belief that a company could be located on any continent. It could be anywhere in its life cycle. It could be tackling any challenges. Whatever the task, there is always a better way. So today, let us adopt and absorb this statement of purpose that has always been a part of our DNA. We believe there is always a better way. We look deeper. We find it, and we make it happen. This is what makes us different. This is why our clients come to us and grow with us. For our statement of purpose to light up our path ahead, we need a powerful set of values. To find a better way, the indispensable value is innovation. We must live by the value of excellence. From the smallest to the most gigantic of tasks, our execution must reflect excellence. In an EXL with many capabilities to offer to the world, the top need of the hour is collaboration. We have to work together across verticals, teams, and geographies as one EXL. Every decision, every action must be dictated by that single attribute that lifts us all: integrity. We celebrate diversity, treat others with dignity. Our value system ensures respect. Our values must take root in our hearts and minds, in our conduct and behavior, in our hopes and dreams. Innovation.
excellence, collaboration, integrity, respect. They spring from the compelling words that spell out our purpose. We believe there is always a better way. We look deeper, we find it, and we make it happen. EXL. Look deeper. थैंक यू दादा। मैं हूँ इस शानदार इमारत का। मैं हूँ इस शानदार इमारत का निगहबान। इसकी रूह, इसकी आत्मा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस लीडर लॉज है, वो अब वाइस चांसलर का आवास। छावनियां बसाते हुए देखा है मैंने। हाँ, याद है मुझे वो बहादुर जियाले लोग जिन्होंने दिल्ली पहुंचकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को एक बार फिर हिंदुस्तान का बादशाह मानने का ऐलान किया। Quite a festive evening, eh? Yes, yes, easy to forget for a while. The trouble being stirred up by that chap Gandhi, inciting the masses with his talk of boycotts and bonfires, and worse still, self-rule for the Indians. कैसा दुखद पल है ये। हमारे भाई, हमारे साथी भगत सिंह पर आज मुकदमा चलाया जाएगा। वो अपने इस मुकदमे को एक मिसाल बनाना चाहता था और लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना फिर से जागृत करना चाहता था। सुनो, सुनवाई शुरू होने वाली है। All rise for his lordship, P.B. Poole, presiding in the matter of the crown versus Bhagat Singh. जी थैंक यू दादा। मतलब लाइट भी जब थिएटर में या डांस में जहाँ भी यूज होती है ऐसे ही खामोशी से काम करती है, जितनी खामोशी आती है। मतलब कोई संवाद ना बोलती हुई बहुत सारे संवाद बोलती है, तो संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं चाहूँगा उससे पहले कि हमारे बीच में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर हैं चंद्रेंद्र त्रिपाठी जी, वो प्लीज मंच पे आए।
कुर्सी क्योंकि कथा को बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत अच्छे डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और आपने प्ले किए हैं, अभिनेता भी हैं, बहुत सारे आपने देखी तो मैं ये सोचा था कि क्यों ना मैं आपको बुलाऊं और वहाँ से शुरू करूं कि एज अभिनेता और एज अ डायरेक्टर, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर लाइट्स के विषय में आपकी क्या सोच रही है? आप कैसे इसको परसीव करते हैं, कैसे देखते हैं? तो सर प्ले भी तरह का प्ले है जिसको मैंने डिज़ाइन किया था 50 का टेंडर, तो मुझे बहुत सारी चीज़ पता है कि गाना का अप्रोच क्या होता है, लेकिन फिर मैं चाहूँगा कि आप बताएं क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ मैं भी नहीं जानता कि एज अ डायरेक्टर नहीं जानता। नहीं आप उसको जी तो मैं भी नहीं जानता बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जैसे पूरा ब्रह्मांड जो है वो भी लाइट और शेड का खेल है। और श्लोक में कहा गया है असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। तो लिटरेचर भी वही है कि कोई कथा जिसकी कोई सत्यता हो उसी को लेके हम सामने लाते हैं, लेके आते हैं, चाहे वो कन्वेंशनल प्ले हो, क्योंकि डांस में भी तो एक कहानी है, या सो कॉल्ड कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, जितना आप बोल सकते हैं, यही श्लोक उसके पीछे है। जैसे सर ने अभी एक बहुत गंभीर बात और बहुत ही सच बात सामने रखा कि लाइट मतलब डार्कनेस ना हो। सो ये जो श्लोक मैंने कहा ये भी वही है। तो पहले तो एक कोई कथा है जिसको हम सामने लाना चाहते हैं, वो फिलोसॉफिकल हो सकता है, हर चीज़ में फिलोसॉफी है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो उसको जब हम सामने लाना चाहते हैं, जैसे इधर बैठ के हम कुछ बोल रहे हैं तो थोड़ा रोशनी रखी गई ताकि बाकियों पे जो रोशनी है उससे थोड़ा ज़्यादा इधर रखा गया है ताकि इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाए। हो तो यहाँ तो कथा चली, तो उसके बाद फिर जो कथा से जो जहर या अमृत निकलती है, तो उसमें अमृत लेके जो जाना चाहते हैं वो अमृत लेके चले जाते हैं, और जो जहर लेके जाना चाहते हैं वो जहर लेके चले जाते हैं। जहरीले लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, अमृत आत्मा जो है इसको लिखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, खेलते हैं, कहते हैं। तो अद्भुत काम है सरकार। मैंने तो सर के बारे में बहुत सुना है और मेरा कभी सौभाग्य नहीं हुआ साथ में काम करने का जब मैं स्टूडेंट था या बाद में भी, बट बहुत सुना है और बहुत बखूबी उन्होंने कहा है कि भाई कैसे जब आप पीछे वो कह रहे पीछे अगर ब्लैक हो तो उसका जो उभार है वो बिल्कुल अलग है। ये उसी तरह की बात है। अगर रात हो तो दिन का मतलब बहुत गहराई के साथ लोगों को समझ में आता है। जहर हो तो अमृत, नफरत है तो प्यार, नास्तिकता है तो आस्तिकता। इतना बोलेंगे तो नहीं, अभी आपने प्ले राइट किया था समुद्र मंथन, मतलब प्ले था, तो उसके लाइट डिजाइनिंग सेट प्ले और बहुत सारे एक्टर्स थे उसमें। मैं चाहूँगा थोड़ा उसके बारे में बताएं कि आपने वो कंसीव किया कैसे और उसके लाइट डिजाइन को कैसे सोचा, कैसे समुद्र मंथन के बारे में सोचा कि आखिर वो प्ले बड़े नहीं था। समुद्र मंथन जिन लोगों ने थोड़ा बहुत अगर नाट्यशास्त्र और बाकी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत अगर अवलोकन किया होगा या अध्ययन किया होगा तो उनको पता होगा कि जब नाट्यशास्त्र लिखा गया तो पहला नाटक जब किया गया मंचित, जिसका मंचन हुआ, तो वो समुद्र मंथन था। तो बहुत सारी बातें उसमें हैं जो बहुत कंटेम्प्रेरी है। लोगों को लगता होगा कि भाई आज के डेट में, आज के युग में ये मंथन क्या है, ऊपर से समंदर जो प्लास्टिक खाने लगा है, या समंदर जिसको हमने प्लास्टिक
खिला दिया है। उस युग में समुद्र मंथन क्या है, फिर आते हैं कंसीव, परसीव, एग्जीक्यूशन। तो समुद्र मंथन जो है नाट्यशास्त्र में जब लिखा गया तो भरत मुनि आके कहते हैं कि मैं अपने 100 पुत्रों के साथ ये नाटक मंचन करने जा रहा हूँ, यानी कि इस देश में, इसी भूखंड में हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ईश्वर ने ही पैदा किया, कहीं और पैदा कर सकता था। जहां पे एपिक थिएटर से थिएटर शुरू हुआ है, भव्य बड़ा, आप सोचो ना 100 एक्टर यहाँ हो, उसका विजुअल डिफरेंट हो जाएगा, और एक एक्टर हो उसका विजुअल डिफरेंट होगा, इम्पैक्ट दोनों में होगा। बट जब 100 होंगे तो वो कुछ और तरह की कोरियोग्राफी होगी और कुछ और तरह का एक दृश्य काव्य आपके सामने उसकी सृजन होगी। तो समुद्र मंथन का बेसिक है कि इट हैड टू बी एन एपिक प्ले। उस तरह से उसको मैंने सोचने की कोशिश की, जो पढ़ा लिखा, मतलब पढ़ा लिखा तो क्या, तो उस तरह से हमने उसमें 100 के करीब एक्टर्स, डांसर्स, ये सब लेके उसको किया, और उसी हिसाब से उसकी विविधता को देखते हुए डिफरेंट क्योंकि आप तो डिज़ाइन स्टूडेंट भी रहे हैं, आपको पता है कि जब हम अलग अलग लेवल्स में दृश्य को क्रिएट करते हैं उसका इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये भी सृष्टि के जो रचयिता हैं उन्होंने सिखाया हमको कि हर जगह जो है वो समतल नहीं है, हर जगह पहाड़ी नहीं है, हर जगह रेगिस्तान नहीं है, हर जगह में पानी नहीं है, कहीं कुआं है पानी है तो कहीं बॉटल में, कुआं में बॉटल तो अभी का है मटकी में, फिर नदी है, फिर समंदर है, फिर महासमुंदर है, फिर छोटे टीले, फिर पहाड़, फिर पर्वत, फिर हिमालय। तो ये सब जो सृष्टि में रहा है अलग अलग लेवल पे जाके, सो उसमें सेट को भी उसी तरह का है। सबसे बड़ी बात थी कि हम 3 लोग की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाताल लोक से भी राक्षसों को बुलाया गया, मृत्यु लोक में जो मानव थे, और देवताओं को स्वर्गलोक से बुलाया गया। तो तीनों लोगों का जो एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए उस तरह की सेट की वो हुआ। और संगीत भी ज़्यादातर सिंपल कथा गाएं, लेकिन एट द सेम टाइम जो फ्यूजन के ज़माने में हम जीते हैं, वो फ्यूजन का एलिमेंट म्यूजिक में और कुछ अंश VFX में भी हमने किया था, ताकि उसको और बड़ा और भव्य बनाएं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़माने में जो हम करते हैं, लोगों को एक बहुत ही भव्यता के साथ उसको हम लेके आए। तो हमारे अंदर जो आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस है, जो कि सबसे बड़ा AI है, सब लोग बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हमारी आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस ने क्रिएट किया है। आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस वो है जो खोज करने के लिए आपको मजबूर करता है। सो उसमें दोनों चीज का एक सम्मिश्रण देखने को मिलेगा। अभी हमने कुंभ में भी जाकर रेपेट्री किया, तो हमें लगता था वहाँ तो फ्लोटिंग ऑडियंस होगी, चली जाएगी, कौन आएगा देखने। तो जब हमारी मिनिस्ट्री से हमें ये कहा गया कि समुद्र मंथन जो है कुंभ के साथ उसका एक रिलेशन है कथा में, तो आप लोग जाके वहाँ क्या 15 दिन लगातार करेंगे। हमारे लिए एक्साइटमेंट ये थी कि बिल्कुल जो लोग, ज़्यादातर लोग जो थिएटर नहीं देखते हैं, क्या उनको हम एंगेज कर पाएंगे। अगर हम कर पाएंगे तो हम सही मायने में थिएटर कर रहे हैं, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर झूठ मूठ का थिएटर हम बहावलपुर हाउस में बैठ के सरकार से इतना पैसे लेके पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो एक चैलेंज था और अद्भुत था कि वहाँ शाम को पहला दिन 2000 के आसपास लोग आए, देखा, उसके बाद वो बढ़ता गया वहाँ पे, और फिर कभी 4000, 5000, 4500 लोग बैठ के देख रहे और ख़त्म होने के बाद पूछ रहे हो गए। सो ये एक अद्भुत अचीवमेंट आर्टिस्ट का, हम सबके कोलैबोरेशन का, इंस्टीट्यूशन का, हम सबका एक, तो उसमें समझ में ये आया कि नाटक जो है वो एंगेज करे लोगों को, ना कि लोगों को प्रेशर दे माइंड में कि मैंने कोई इमेज क्रिएट किया तुमको समझ में नहीं आया।
तुम जानते नहीं हो, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। ये सब तमाम चीज़ों को ना करते हुए हम लोगों को हमने एंगेज किया और लोगों को आनंद दिया, और साथ में एक तरह का ज्ञान ये है कि हम जीवन भर मंथन ही करते हैं अंदर। तो ये एक विराट बहुत बड़ा ओशन हमारे अंदर छुपा हुआ है, उसकी जर्नी चलती रहती है, गुड बैड, ट्रू बी और नॉट ट्रू बी, ये सब चीज़ें जो है ना, ये शेक्सपियर ने जो लिखा है वो भी समुद्र मंथन का ही एक एक्सप्रेशन है। टेक्नोलॉजी कितना, मतलब आपने बहुत सारी चीज़ यूज़ किया था, तो टेक्नोलॉजी कितना सहायक रहा भी, मदद करती है टेक्नोलॉजी जो है? जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर बहुत लार्जर देन लाइफ की पर्सपेक्टिव लेके अगर उसको हम परोस रहे हैं लोगों के सामने, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। बट एट द सेम टाइम जो लिविंग एक्टर्स हैं, जो लाइव मीडियम है थिएटर, उसको टेक्नोलॉजी हावी ना आता है। जैसे सर ने अभी कहा ना कि भाई पीछे अगर वो एक साइड पे थोड़ी लाइट थी, वो विजुअल, तो वैसे ही हम लोग करते थे कि एलईडी पीछे है, बट एलईडी की ज़रूरत नहीं कि हर बार तुम चलाते रहो और सामने विजुअल मर रहा है और वो कुछ वीएफएक्स दिख रहा है। तो उसका बहुत केयरफुली उसको हम लोग हैंडल कर रहे थे कि सामने जो एक्टर्स जब आए, तो एक्टर्स राजा होते हैं स्टेज पे, तो उनकी जो राजकीयता जो है वो ना मरे। टेक्नोलॉजी एक पार्ट, टेक्नोलॉजी को लेके आप कहेंगे कि कथा कह दूंगा, तो वो दूसरे मीडियम में हो सकता है, थिएटर में नहीं हो सकता। फिर आप थिएटर की जो प्यूरिटी है, थिएटर का जो नेचर है, उससे कहीं आप दूर जा रहे हैं। जी दादा, आपके साथ अभी इतना सारा चीज़ ने लिखा दादा का काम, तो हर किसी का प्रश्न भी होगा कि मतलब हम जब नाटक करते हैं या हम जब डांस करते हैं, तो कैसे सोचना शुरू करें कि जो क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं कि मतलब करेक्टर्स निकल के आए, डांसर्स निकल के आए, वो कैसे वर्क करें, कैसे वो सोचना शुरू करें कि वो जो चीज़ें एक लाइट डिज़ाइनर सोच पाता है, वो थोड़ा सा कम डायरेक्टर एक्टर उसके साथ जा पाए, सोच पाए। सबसे पहले तो एक्टर का ट्रेनिंग आजकल लाइफ के साथ कितना होता है मुझे नहीं पता, पर मेरा तजुर्बा कहता है कि बहुत ही कम नॉलेज होता है लाइट के बारे में एक्टरों का, डांसरों का, सभी का। लाइट किस एंगल से आ रही है, आपके चेहरे पे कहाँ पे गिर रही हो, लाइट शाफ्ट जो हम कहते हैं, लाइट मेन रोशनी का जो ये है, वो मैंने कई बार तजुर्बा किया है कि ये आप स्पॉट दो, स्पॉट एपोइड से आ रही है, साइड से आ रही है, कब से आ रही है, आपको जानना ज़रूरी है। स्पॉट में है, एक्टर आके खड़ा हो जाता है, एंगल को वहाँ से खड़ा ज़रूर है, वो स्पॉट में है, बस चेहरा अंधेरे में, उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे चेहरे में रोशनी नहीं है। ये ट्रेनिंग जब तक आप नहीं देंगे एक्टर को कि टेकिंग राइट, हाउ टू टेक राइट, चाहे वो साइड से आता है तो आप सर को आपका चीक जो है ये चमकेगा, आपको नजर आएगा कि यहाँ पे है लाइट मेरा। अगर ये नहीं चमकता मतलब आप लाइट में नहीं है। ये सब डायरेक्टर, लाइट डिजाइनर, एक्टर सब मिलकर जब आपका टेक्निकल रन से पहले जब लाइट के साथ रिहर्सल हो रहा है, स्पॉट में आके खड़ा हो तो या अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, लाइट का नहीं, ट्रेनिंग का किस्सा। जनवरी में एक घंटे का नाटक देखा मैंने, डांस, कम से कम स्टेज पे 30-40 डांसर्स, मेल फीमेल सब खड़े हुए हैं, 1 घंटे कोई साउंड ट्रैक नहीं है, साइलेंट 1 घंटा, सब अपना अपना पीस करके जमीन पे कर जाता है, दूसरा शुरू करता है, तीसरा। अब ये सोचिए आप उनका ट्रेनिंग कि 1 घंटे का बीट सबने याद करके रखा है, 1 घंटे तक वो दिमाग में वो बीट घुमा रहा है कि मेरा कब आने वाला है। इस तरह का रिगरस ट्रेनिंग दिया जाता है कि 1 घंटा बगैर साउंड का आपको मूवमेंट करना है और आपको क्यू में अपना मूवमेंट करके आपको खत्म करना है। तो ये तो और ही लेवल का है। इस तरह का, हालांकि उनके पास टाइम ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, मैं मानता हूँ कि वो 6-6 महीने तक रिहर्सल करते हैं, 3-3 महीने तक करते हैं, उस तरह का गुंजाइश हमारे पास होता नहीं है।
हमें कम टाइम, पर जब आपका ट्रेनिंग पीरियड, आपका शो का नहीं कह रहा, जब आप एक्टिंग का ट्रेनिंग कर रहे हैं तब आपको इन चीज़ों का तजुर्बा लेना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ एक्टिंग करके आप स्टेज पे मार देंगे कि मैं स्टेज पे सब किला फतेह कर दूंगा, नहीं होता। वहाँ पे स्पॉट में खड़ा नहीं होता तो गुनहगार तो मैं हूँ ना, कि आपने राइट सही किया नहीं, गाली हमें पड़ती है, गाली हमें पड़ती है। तो इसलिए ये जब आपने जो जिक्र किया कि एक्टर को ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, इससे कोलैबोरेशन, आप सबके लाइट वाला बेचारा मेहनत करके किया, आपने उसका सब बेड़ा गर्क कर दिया तो क्या फायदा। सेट को कैसे इस्तेमाल करना है, स्पेस को कैसे इस्तेमाल करना है। मैं तो एक्टरों को कहता हूँ कि मैं मार्किंग नहीं दूंगा, ये स्पॉट है, आप विंग से आएंगे, कितने स्टेप्स में आप अंधेरे में आके वहाँ खड़े होंगे, आप गिनिए, ट्रेनिंग लीजिए, या इस एंगल में आके 10 बार कीजिए, आप आके सही जगह खड़े होगा, लाइट ऑन होगा तो आप लाइट में होना चाहिए आपको। सब तो कहते हैं टेप पे तो अंधेरा, ग्लो टेप लगा देंगे, आपको कोई भी हो जाएगा, पर आपका अंदर से आपका ट्रेनिंग जो होगा कि मुझे यहाँ पे जाना है, चाहे एक शो में 10 बार हो, 10 एंगल से 10 साइड से आपको आना पड़े, हर एक को आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरा स्पॉट है, यहाँ पे यहाँ है, इस एंगल से लाइट आ रही है, इस एंगल से आ रही है, मुझे यहाँ खड़ा होना है। ये आपके जहन में घुस जाना चाहिए एकदम। स्पॉट होने के बाद फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, एक स्टेप पीछे, एक स्टेप पता लगता है, अच्छा नहीं। हाँ, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, जो अभिनय करते हैं उनको लगता है कि अभिनय करना इम्पोर्टेंट है, हम बैक स्टेज के बारे में क्यों जाने, वो तो हमारा काम नहीं, वो दूसरे लोग कर लेंगे। दूसरे लोग कर तो लेंगे, वो अपना काम करेंगे, लेकिन आपको नॉलेज नहीं होगी तो उस काम को मिसमैच कैसे करेंगे, वो कोलैबोरेट कैसे होगा, बनेगा कैसे, अपनी मीनिंग कैसे देगा, क्योंकि वो तो उसकी अपनी भाषा है, लेकिन भाषा तभी होगी कि उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट हो, नहीं तो उसके बगैर तो वो अधूरा सा ही रह जाता है। और दूसरा ये था कि वो डिज़ाइन के बारे में कैसे सोचे, जितनी सारी डिज़ाइन के बारे में आपने जिक्र किया, तो लाइट डिज़ाइनर तो है, लेकिन उससे पहले जो डायरेक्टर काम कर रहा है, डायरेक्टर का भी तो अपना अप्रोच होना चाहिए, तो उसका अप्रोच कैसे चले और कैसे उस दिशा में सोचें, उसके लिए वो क्या करें थोड़ा सा। ये सब डायरेक्टर या सब कोरियोग्राफर का भी लाइटिंग का कुछ खास नॉलेज नहीं है, ना वो इम्पोर्टेंस देते हैं। बहुत कम ऐसे मुझे मिला है जो समझते हैं और इंसिस्ट करते हैं अपने डांसर या एक्टर को कि आप सही तरीके से इसको इस्तेमाल कैसे करोगे। कई शोज में एंगल, एक डायगोनल लाइट दिया मैंने, विंग से डायगोनल लाइट आ रहा है, जो मेन शाफ्ट है लाइटिंग में हम कहते हैं हॉटस्पॉट, लाइट का पूरा उसमें एक हॉटस्पॉट भी होता है जहाँ पे ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होता है, तो वो कहाँ पे है, एक शाफ्ट जमीन पे, आपने देखा हो वो वीडियो में जो शाफ्ट में वो चल रहे हैं, अगर ठीक है ये तो फिल्म शूटिंग में आया, एक टेक में नहीं हुआ, 2 टेक में नहीं हुआ, 3 टेक में, पर लाइव शो में आप क्या, आपको गुंजाइश ही एक बार में आए तो आए, नहीं आए तो ये कौन सा एंगल पे जाएंगे आप, कौन से एंगल में जाएंगे, कहाँ पे खड़े होंगे, कहाँ तक जाएंगे, ताकि आपके पीछे 10 आदमी और जाके स्टेज पे, आप गलत जगह में जाके रुक गए तो पीछे वाले स्टेज में एंट्री नहीं कर पाएंगे। ये सब बार बार ट्रेनिंग करके, और आपको इसको शो के टाइम पे आपको दिमाग में रखना है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तब जाके सब लाइन में आएंगे। ये ट्रेनिंग के, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, ये जैसे अगर आपको सबके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप सही नहीं होंगे, वो जैसे दशानंद 10 सर दिखाया मैंने, उनको डांट के मैंने करवाया, पर जब उन्होंने किया तो ठीक किया, अगर वो गलत आगे पीछे, थोड़ा भी आगे पीछे हो जाते तो मेरा वो पूरा सीन ही बर्बाद हो जाता। तो यही है, जब आप करोगे ट्रेनिंग, ये तो कमी है, सब एक्टर को ये नहीं दिया जाता, या तो ये एक्टर की कमी है या डायरेक्टर की कमी है, उनकी ट्रेनिंग की कमी, जो भी है। कई एकदम परफेक्ट खड़े होते हैं, कई कभी भी नहीं, जिंदगी भर 40 साल गुजर जाएगा, वो कभी भी स्पॉट में नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल, मतलब ये तो है कि डायरेक्टर का अप्रोच कैसे हो लाइट के प्रति, वो कैसे सोचे लाइट्स के बारे में, मतलब हमेशा
लगता है ना कि मतलब क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं जिनको नाटक तो सोच रहे लेकिन लाइट के बारे में कैसे सोचें, लाइट को कैसे इंकॉर्पोरेट करें, वो हमेशा छूटता हुआ नजर आता है बहुत सारे प्लेस में। तो उसके लिए भी ज़रूरी है, हमें डिज़ाइनर पार्ट, लेकिन डिज़ाइनर को भी तो बताना पड़ेगा ना कि लाइट्स कैसे की जाए, किस तरह आप पहले सोचते हैं, सोच तो चाहिए, वो बड़ा मिसिंग होता है, सोच बहुत जरूरी है। तथा एक प्रश्न आता है कि मतलब अगर लाइट डिजाइनिंग या बैक स्टेज की बात करें तो उसमें फीमेल्स बड़े कम हैं, क्यों? मतलब बहुत सालों से स्कूल चल रहे हैं लेकिन फीमेल्स इंडिया में कम है, इंडिया की बात बाहर बहुत है। यहाँ रहते हैं उतने सारे फीमेल्स मैं उसमें क्या बोलूँ, मैं आपत्ति मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। इस सवाल का स्लोगन के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं, मैं स्लोगन देता नहीं और ना मैं उसमें विश्वास रखता हूँ। फीमेल्स नहीं है, फीमेल्स आए, कौन रोक रहा है? मतलब नहीं, ऐसा है जैसे बाहर भी है तो रेशियो बहुत कम है। हाँ, यहाँ ना के बराबर है। अब ना के बराबर है तो फीमेल्स अभी आप देखेंगे तो सीबीएसई में लड़के बुरा मत मानना, सीबीएसई में देखो तो लड़कियों का स्कोरिंग देखो कहाँ पहुँच गई, सक्सेस रेट देखो। अब समाज में मैं सुबह अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, बड़ा अद्भुत स्थिति है। हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वाले हैं, तो हम इनके सामने कुछ एक्स्ट्रा चुने हुए बैठे हुए हैं। अब जो एक्स्ट्रा है, माँ बाप को भी लगता होगा मैं अपनी बच्ची को एक्स्ट्रा में क्यों गिनाऊं यार, कई टाइप की दुनिया है, मेन स्ट्रीम में तो रहेगी, टीचर बन जाए। अब वो समाज करेगा जो करना होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। आओ, स्वागत है एनएसडी में। आज एनएसडी में एक बैच में ऐसा भी हुआ है कि लड़की मतलब 20 स्टूडेंट अगर एक बैच में थे तो 10 लड़कियां थी, 10 लड़के थे। ऐसा कोई रिजिडिटी इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, समाज की तरफ से है। समाज में जो लोग हैं वो सोचें कि अपनी बच्ची को भेजना है कैमरामैन बनाने, भेजना है डायरेक्टर बनाने, भेजना है सेट डिजाइनर बनाने, लाइट डिजाइनर बनाने, वही तय करेंगे, उनके माँ बाप तय करेंगे। मैं तो सबके माँ बाप का तो कैसे बीड़ा उठा सकता हूँ, इसलिए इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन बहुत समय से क्या होता है ना कि लाइट्स नहीं, अब मैं ये कहूँ होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा समय अरे ये स्लोगन है, होना चाहिए। आज थोड़ी पहली बार आप पूछ रहे हैं ना, हम पहली बार जवाब दे रहे हैं। ये तो पता नहीं कितने सालों से चल रहा है कि इस फील्ड में डायरेक्टर क्यों फीमेल्स नहीं है। और आप सबको जान के खुशी होगी, भारत रंग महोत्सव एक हम इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल नेशनल स्कूल ड्रामा करता है पिछले 25 साल से। आप सबको जान के खुशी होगी और गर्व महसूस होगा कि ये देश का जो भारत रंग महोत्सव है, ये देश का, ये आज वर्ल्ड का, एज ऑफ टुडे इट इज द लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। एंड इसमें बिना कहे, जैसे होता है ना कि इस फेस्टिवल में इतने परसेंटेज जो है प्लेस फीमेल डायरेक्टर्स का होना चाहिए, बिना कहे 25 to 27% प्लेस जो स्टेज में अभी उसमें फीमेल डायरेक्टर्स की तरफ से था। इट्स अ गुड साइन, वो अपने आप हो रहा है, चल रहा है। अब ये लाइट्स और बाकी तकनीकी चीजों में भी लोग आएंगे धीरे धीरे, पर उसके लिए थोड़ा सा दिल को बड़ा बनाना पड़ेगा या कठोर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। क्योंकि जो ऑन स्टेज होता है वो सारा लाइमलाइट में रहता है और सारा मलाई वही खा के निकल जाता है। क्या पंच मारा तूने यार, तूने वो लाइन क्या बोला यार। नाटक खत्म होते ही लोग आते हैं पहले एक्टर से मिलने, डायरेक्टर खड़ा है तो उसको सर अच्छा लगा। डायरेक्टर को कोई नहीं ढूंढता, तो डायरेक्टर को नहीं ढूंढता, आपको लगता है कॉस्ट्यूम डिजाइनर को ढूंढेगा, लाइट डिजाइनर को ढूंढेगा, ऐसा ही है। तो मेरा मानना है, मैं कई बार अपने एक्टर्स को बोलता हूँ इंडस्ट्री में, देयर इज नो बैक स्टेज, देयर इज नो ऑन स्टेज। आपके पास अगर बैक स्टेज नहीं है, आप सोचोगे कुछ कर दोगे, नेवर। बैक स्टेज वाला दिखता नहीं है, उसकी जादू ही वही है कि वो दिखता नहीं है। कैसे? जैसे परमात्मा बैक स्टेज पे, वो सब करा रहे हैं, हम कर रहे हैं,
लेकिन वो दिखता नहीं है क्योंकि उसको लाइमलाइट से कोई मतलब नहीं है, उसको अपने रचना में इंटरेस्ट है और मतलब है। इसलिए जो बैकस्टेज में जो बना के चला गया सेट, जो कॉस्ट्यूम बना के चला गया, जो सेट को पेंट किया, जिसने लाइट टांगा, जिसने उसके ऊपर फिल्टर लगाया, सबका हाथ है इसमें। लेकिन उनके बारे में इसलिए जब अभी रंग षष्ठी हमने यानी कि नेशनल स्कूल ड्रामा की रेपेट्री का 60 साल का अभी हम मना रहे हैं, सफल 60 साल, इसमें जो एग्जीबिशन हुआ तो मैंने पहले कहा कि बैकस्टेज में अभी तक जितने लोग रहे हैं, कोई मृत है, कोई जीवित है, कोई जॉब में है, कोई नहीं है, इन सबको ढूंढिए। इन सब के फोटोग्राफ्स के बिना आपका रंग षष्ठी अधूरा है। उनको जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उतना रिस्पेक्ट होना चाहिए क्योंकि वो नहीं तो ये नहीं। इसलिए क्योंकि लाइमलाइट की भी सवाल होती है तो ज्यादातर लड़कियां शायद ये सोचती हैं कि भाई एक्टर बने क्योंकि दिखेंगे, कुछ नहीं तो यूट्यूब चैनल खोल लें, चाहे उसमें कुछ भी हो आप दिखोगे। ये जो पर्दे के पीछे रह के काम करने का जुनून भी अलग है, पैशन भी अलग है, और एक्टर से ज्यादा पैशन है उसमें, क्योंकि यू आर नॉट सीन। जैसे डीओपी होते हैं, सिनेमाटोग्राफर होते हैं फिल्म के, इतने बड़े बड़े सिनेमाटोग्राफर क्या जादू क्रिएट करते हैं, क्योंकि जैसे सर का जो मैं देख रहा था नो लेस देन अ पेंटिंग। सिमिलरली जो अच्छे डीओपी होते हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफर, दे आल्सो क्रिएट पेंटिंग, पर कौन उनके बारे में बात करता है, कौन जानता है? बॉडी लैंग्वेज भी टेक्नीशियंस की अलग होती है। अभी अगर एक एक्टर को बुलाओगे और कोई टेक्नीशियन को बुलाओगे, वो आराम से एक आम आदमी की तरह आएगा, बिकॉज ही इज क्रिएटिंग द पेंटिंग विच इज डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी। सोसाइटी में जो आप धरातल में रहोगे तभी सब कुछ, घास को भी देख पाओगे, हिमालय को भी देख पाओगे। अब उड़ रहे हो तो क्या देखोगे? इतनी बुराई करने के बाद एक्टर्स की बात करता हूं। एक्टर इज जस्ट लाइक अ ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, उसको रेड लाइट भी देखना है, ग्रीन लाइट भी देखना है, उसको 5 गियर या 6 गियर या 10 गियर, कितने गियर आ गए, कुछ चेंज करना है, तीनों मिरर देखना है, हॉर्न बजाना है, ब्रेक लगाना है, वो सब कुछ करना है। Actor is managing everything because he is the ultimate tool जो लेके जाएगा। तो उसके साथ ट्रेनिंग के तहत ये उसको समझाना पड़ेगा कि it is not light, it is your co-actor. You are interacting with your co-actor. It is not your costume, it is your co-actor. It is not that piece of music. कई बार मैं थोड़ा म्यूजिक सीखा विखा है, तो कई बार मैं एक्टर्स को देखता हूँ म्यूजिक अपनी जगह टें चल रहा है, वो पें अलग। मैं कहता बेटा कुछ तेरे को हो रहा है, तेरे साथ क्या होगा, मैं बंद कर दूं म्यूजिक। तेरे को कुछ हो नहीं रहा है तो हमें क्या शौक पड़ा है, छोड़ दो। क्योंकि आप मिला के जो एक क्रिएट करोगे प्रोडक्ट, वही लोगों को कुछ और एनहांस कराएगा कहानी को बताने में। अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, सो not only light, the training should be such that the actor should be able to interact effectively with his costume, props, space, set, entry, exit, light, music, everything. वो ट्रेनिंग बहुत महीन ट्रेनिंग है। वो ट्रेनिंग टीचर डायरेक्टर पहले दिन से अगर उसको इंसिस्ट नहीं करता, उसको इंस्टिल नहीं करता तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि लाइट डिजाइनर जब तक आते हैं तब तक आपका काफी काम ऑन स्पेस हो जाता है। अगर आप डे 1 से वो कॉन्शियसनेस नहीं है उसमें, लास्ट में आप कई बार तो लाइट्स के लिए हम 4 दिन बुलाते हैं, पैसे नहीं होते। अब वो क्या कर, डिजाइनर पागल हो जाता है कि भाई कैसे करूँगा, नहीं दादा कर लो, हाथ पकड़ लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, मजबूरी भी है, नाटक नहीं है। अब वो सोचता है ठीक है भाई फंसा दिया मुझे, कोई बात। अब उसमें वो किसको क्या ट्रेनिंग करेगा, और ट्रेनिंग के लिए भी समय चाहिए। सो जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो ग्रुप थिएटर करते हैं, ग्रुप थिएटर में भी मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कहना चाह रहा हूँ, इट इज नॉट ओनली द ड्रामा स्कूल्स और थिएटर डिपार्टमेंट्स इन द कंट्री दे ट्रेन पीपल। एमेच्योर ग्रुप्स या ग्रुप थिएटर, एमेच्योर इसलिए कहते हैं क्योंकि पैसा नहीं है। अगर
पैसा होता तो उसको प्रोफेशनल ग्रुप बोलते थे, बट देयर आर मेनी प्रोफेशनल ग्रुप्स हु बिहेव लाइक एमेच्योर ग्रुप्स, दे डू नॉट हैव दैट प्रोफेशनल एटीट्यूड। सो जो आपको मास्टर सिखा रहा है आपके ग्रुप में, वो भी आपको डे 1 से कहे कि बेटा ऐसा ऐसा ऐसा, बार बार कहने से, जैसे कहते हैं कि दस्यु रत्नाकर डाकू रत्नाकर राम 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 बोलते बोलते राम राम सुनाई दिया, तो बार बार कहने से उसके माइंड में वो चीज़ आ जाए। तो ट्रेनिंग की ज़रूरत खाली उस एक्टर को नहीं है, उसका जो ट्रेनर है उसको भी वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेनिंग तो चाहिए, ट्रेनिंग के बगैर तो टेक्निकल चीज़ों में वैसे क्योंकि सिम्फनी है, एक सिम्फनी, वेस्टर्न सिम्फनी जब आप सुनते हैं उसमें पता नहीं कितने आपने देखा भी होगा, आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, कितने सारे म्यूजिशियंस बैठते हैं, कितना बड़ा कोलैबोरेशन है, लेकिन अगर सब एक साथ चालू हो जाए तो उसमें भी लाइट एंड शेड की तरह काम होता है, तो एकदम प्रचंड रूप में आएगा, फिर कहीं चला जाएगा, फिर कहीं छोटा सा कुछ टिंग सुनाई देगा, फिर कोई फ्लूट की एक बहुत ही धीमी आवाज आएगी। सो लाइट और एंटायर थिएटर भी इसी तरह से काम करता है। तो हम सबको मिलके कभी झुंझुना भी बन जाए एक्टर, कभी फ्लूट बन जाए, कभी वीडियो बन जाए, ऐसे करके कुछ होगा तो शायद होगा। ज़्यादा बोल दिया आगे जरूरी है क्योंकि सवाल ज़्यादा होना चाहिए, कुछ मुझे भी बचा के रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी लगातार नई आती जा रही है, नया नया डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो उसमें डिजाइनिंग को कैसे सोचें उस टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि आपने पहले जो था उसमें भी काम किया, अभी भी कर रहे हैं, तो कितनी कारगर है, कितनी कारगर नहीं है, या किस तरह से सोचना चाहिए इस टेक्नोलॉजी में, उसके बारे में। पहली बात तो अभी काम नहीं कर रहा। अच्छा क्यों नहीं काम कर रहा? वो सब इंस्टेंट चीज है। अब मैं बोल बोल के थक गया। जो मेरे सो कॉल्ड चेले हैं, जो इतने बिजी रहते हैं, दिन में 2-2 शोज भी करते हैं, ऐसे भी हैं लोग। पर मेरे हिसाब से वो कोई डिजाइनर नहीं है, वो ऑपरेटर है सर। टेक्नोलॉजी ने, आपने बोला टेक्नोलॉजी आपको सब खोल के मैदान खोल दिया आपके लिए। ये रिहर्सल देख के डिजाइन सोचते नहीं है, न क्यों लिखते हैं, उनका क्यूइंग सीधा जाके पैनल में प्रोग्रामिंग में चल जाता है। लाइट घूमे जा रहा है, इधर से उधर से, गोगोस घूम रहे हैं, स्मोक सब घूम रहे हैं। भैया हर शो में एक ही करोगे आप, है? जो प्रोडक्शन है उसको सोच के आप इस्तेमाल करो ना। मैं नहीं कहता कि मत करो, पर शुरू से आखिर तक वही करने जाओगे आप, तो फिर सोच क्या है आपका? मैंने कहा कर भैया, मैं जब बोलता हूँ कि क्यों भैया इसको मैं तुम्हें 10 स्लाइड दूंगा, एक शो करके दिखाऊंगा, ये कोई मूवी गेट नहीं जाएगा, कोई एविडी नहीं जाएगा, कोई कलर नहीं जाएगा, सिर्फ वॉर्म व्हाइट में करके दिखाऊंगी और सिंपल पैनल दूंगा। फेडर आपका सही चलता नहीं, ये भी देखना चाहता हूँ। प्रोग्रामिंग करके ऑटो में डाल के, टाइमर डाल के, लाइट घुमाए जा रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपने 100-200 लाइट डाल दिया, उसमें से 50 काम भी नहीं करेगा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम थिएटर में अगर 40 लाइट में 2 लाइट काम नहीं करता तो हम तो सर नोट्स लेते हैं कि भैया मेरा असली प्रोफाइल नहीं आया, एंड वक्त में वो धोखा दे गया मुझे। तो वो डिजाइनिंग नहीं है। तो जब मैं टोकता हूँ उनको, तो सर क्या करें, ऑडियंस यही मांगती है, तो चुप हो जाता हूँ। जैसे ऑडियंस उनके घर में मेल भेजा था पहले कि भाई ये करना। अब उनकी मजबूरी है। मैं जिस जमाने में काम सीखा, काम किया, मुझे करियर बनाने का जो जुनून होता है वो नहीं था। मुझे जो सर ने कहा कि पैशन था, वो जुनून था मेरे में कि मुझे काम सीखना है, काम करना है और अच्छी तरह करना है। वो चीज़ आज के ज़माने में सॉरी टू से नहीं है। सबको मैं 2 टायर नॉर्मल इसमें सफ़र करके थिएटर ग्रुप के साथ ऑल इंडिया ट्रैवल किया। आजकल सब फ्लाइट में जाना चाहते हैं। ये चेंज हुआ है।
और ये और चेंज फॉर द बेटर और फॉर द वर्स मुझे नहीं पता, पर मेरे हिसाब से वो ज़माना नहीं है जिस ज़माने में मैंने काम किया है, काम सीखा है, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, पर कभी ये फ्लाइट के बगैर मैं नहीं जाऊँगा तो मैं तो मुझसे निकाल ही नहीं पाऊँगा। अगर थिएटर आपने किया है, और मैं किस लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने थिएटर किया है, मुझे पता है कि थिएटर का बजट क्या होता है, किस मजबूरी में लोग काम करते हैं, और वहाँ जाके मैं बोलूँगा कि मुझे तो होटल में ही रहना है, मुझे तो एक प्लेन से ही आना है, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा, वो मेरे से नहीं होता। इसलिए मैंने काम करना ही बंद कर दिया। मैं थिएटर में जो चाहता है मेरा एक ही होगा, अगर मैं डिज़ाइन करूँगा तो मैं अपने हिसाब से करूँगा। आप मुझे नहीं कहूँगे मुझे स्मोक चाहिए या स्ट्रोक चाहिए या मूविंग हेड चाहिए, अगर चाहिए होगा, अगर ज़रूरत है तो मैं इस्तेमाल करूँगा, बट दैट कैन नॉट बी अ प्री कंडीशन। अगर मेरे हिसाब से लाइटिंग आप करवाना चाहते हैं मैं करने को तैयार हूँ, पर ये लोग कहते हैं अगर हम आप सीनियर हैं, दादा आप सीनियर हैं, आप कह सकते हैं, हम कहेंगे तो हमें काम ही नहीं मिलेगा, मैं क्या बोलती बात कुछ कह नहीं सकता, उनको भी अपना गुजारा करना है, इसी में तो रोना है मेरा। लक्ष्मी जी बहुत चंचल हैं। जब आप गुजारा और पैसा कमाना इसके पीछे पड़ते हैं, पैसा हाथ में आता है, वो नोट ऐसे आपको कहता है पकड़ 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 नोट पकड़। जब आप बिल्कुल काम में लग जाते हैं तो सब धीरे धीरे आ जाता है। ये जो अगर जो यंग बच्चे हैं या जो भी हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आप जब पैसे कमाने के लिए घर से निकलते हो ना, मैं बहुत सारा पैसा कमाना है, बड़ा वेग है, लेकिन जब काम करने के लिए काम कभी वेग नहीं हो सकता। काम इज हार्ड वर्क एंड फोकस्ड एंड क्लैरिटी। जब क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज वेरी कॉन्क्रीट। तो वो है। और दूसरा है कि टेक्नोलॉजी तो आएगी और आएगी। जैसे अगर जिस जमाने में नाटक शुरू हुआ होगा पूरे वर्ल्ड में, उसमें कहाँ ये सब लाइट्स होंगे? आज एलईडी है या एलईडी से पहले वाली जो फेज है, कहाँ लाइट्स होंगे? कुछ नहीं होगा। एक कम्युनिटी लेवल पे शुरू हुआ होगा, क्योंकि लोगों को इमिटेट करने में मजा आता है, और पूरी दुनिया जो है इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सोशल इमिटेशन। तभी जो आंध्रा में पैदा हुआ कुत्ता पो पो बोल के भागेगा, ब्रिटेन में पैदा हुआ कुत्ता गो गो सुन के भागेगा। सो इट इज इमिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर साउंड पैटर्न। मैं उड़ीसा से हूँ, मैं उड़िया कैसे सीखा? क्योंकि मैंने वो साउंड पैटर्न को देखा, मुझे वो इंसिस्ट किया गया, बोलो बापा। बापा मीन्स पापा को बापा बोलते हैं, सो पापा बोला। अगर मेरी माँ मुझे पापा सिखाती तो मैं पापा बोलता। सो इमिटेशन की जो हमारे अंदर जो एक आदत है, जिसके चलते एक दूसरे को इमिटेट करना या सराउंडिंग को करना या जीव जंतु को करना, उसी के माध्यम से एंटरटेन करना, कहानी कहना, उस समय क्या आपके ये गोगो फेमियर कुछ नहीं, बट वो आया तो क्या थिएटर मरा? हाँ। अब जैसे सर कह रहे हैं कि भाई रिलीज आ गए हैं, उसमें इम्परफेक्शन है, पर लोग लगे हुए हैं, इसके आगे भी कुछ आएगा। लेकिन कहानी कहने की आदत, कहानी देखने की आदत, ये कभी नहीं जाएगा। टेक्नोलॉजी बदलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये तो चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एटीट्यूड वाइज भी लोग धीरे धीरे तरह तरह की एटीट्यूड के लोग आएंगे, पर कुछ लोग कंडीशन हो जाएंगे कि अच्छा काम करना है, नहीं तो दुनिया नहीं चलती। दुनिया तो कब की बर्बाद हो जाती है। कुछ लोग रह जाते होंगे जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते होंगे, और वो सफर भी करते होंगे, लेकिन उन्हीं के कंधे पे फिर कुछ हो जाता होगा। जैसे आपने जो हार्डवर्क किया, आपके स्टूडेंट में से कोई ना कोई कभी उसकी बत्ती जली नहीं कि अरे मैं सर कह रहे मैं तब सुन नहीं रहा था, अब मैं करूँगा। और इसलिए नहीं भी कहेगा कि अब तो मैंने पैसे कमा लिया। पैसा कभी इंसान कमा नहीं पाता, क्योंकि देयर इज नो एंड टू इट कि अगर अब तो मैंने पैसा कमा लिया। अगर ऐसा होता तो दुनिया में जो ग्रीड है तो कब का खत्म हो गया होता। जो आर्थिक करप्शन की बात कर रहे हैं तो कब का खत्म हो गया होता।
ऐसे ऐसे लोग हैं जब पेपर में पढ़ते हैं 15 गाड़ी पकड़े गए, 15 क्या कर रहा था भाई 15 गाड़ी से? 4 लोग तेरे घर में, तू 15 गाड़ी लेके क्या कर रहा था? दैट इज ग्रीड, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो पैसा कमा लिया कर रहा हूँ तो आपको शायद अपने गिल्ट के मारे आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा होगा कि सर आई एम सॉरी, पीछे उसका एक्चुअल संवाद नहीं थे, सर आई एम सॉरी। पढ़ोगे कि सर मैंने पैसा कमा लिया, बट सर आपने जो सिखाया वो करेक्ट है, अब मैं करूँगा, वो करेगा सर। आपके अगर 10 स्टूडेंट अभी होंगे उसमें से एक ना एक कोई करेगा और वही फिर आगे बढ़ाएगा चीज़ों, ऐसा मुझे लगता है। तो जरूरी नहीं कि सबको लगे ऐसा, नहीं तुम्हें लगा क्या? मुझे लगा नहीं, उसको मैं कोट कर सकता हूँ। मुझे लगा वो राजेंद्र नाथ जी का एक प्ले है घसीराम कोटवा, तो उसकी लाइफ बहुत समय तक मैंने की है। तो हर बार आके मुझे कुछ नोट्स देके जाते थे और मुझे लगता था, अब मुझसे डरने लगा था कि अभी आए तो कुछ ना कुछ मुझे नोट्स दे के जाएंगे लाइफ के लिए, और हर बार उनका एक नोट्स हो जाता। एक जगह को अटक से गए थे कि यहाँ जनरल लाइट दे दो मुझे, और मैं कहता था मैं जनरल लाइट क्यों दूँ, मुझे जनरल लाइट नहीं पसंद। मैं हमेशा उनसे बहस करता था, नहीं 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 नहीं, बहुत समय तक नाटक में मैंने नहीं दिया जनरल लाइट। थोड़े समय बाद मुझे समझ में आया, बहुत समय कर लिया, मुझे लगा कि वो सही थे, वहाँ जनरल लाइट की डिमांड थी, वहाँ एक्चुअली वो चाहिए था जिससे वो मीनिंग निकल के आता है नाटक का। वो मुझे बहुत समय बाद समझ में आया, एक समय तक नहीं समझ में आया तो नहीं आया, और मैं जिद में मुझे अड़ा रहता था कि मैं तो नहीं, वो आता है। क्रिएटिव फील्ड में ये अड़ंगा आता है क्योंकि हम अड़ जाते हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, डिजाइनर हो, अड़ जाता है कई बार। अब मुझे तो ये नहीं करना, तो उसको सुनना ही नहीं आगे, और हम ये मान जाते हैं, मान लेते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये भगवान की वाणी है, ना इसके आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ है। तू होगा डायरेक्टर अपने घर पे, मैं तो यही करूँगा, या डायरेक्टर सोचता है तू होगा डिजाइनर अपने घर पे, मेरे को तो यही चाहिए। वो संवाद और वो जो पारदर्शिता संवाद की, और साथ में उसकी सेंसिबिलिटी, सेंसिटिविटी, वो सब चीज़ों को लेके जब चलते हैं तो कई चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन हाँ, क्योंकि अलग परसेप्शन है तो परसेप्शन का युद्ध तो चलता रहता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन परसेप्शन का युद्ध जब ईगो से ईगो का जामा पहन के चलता है तो फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर काम नहीं हो पाता है। एक्टर्स के साथ भी ऐसे ही होता है। मैं 2 दिन पहले रात के रिहर्सल में कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, ये परसों ओपन होना है, मैंने कहा ठीक है तो जाओगे। तो उसको लगा कि भाई डायरेक्टर तो डरा नहीं, कह रहा ठीक है जाओ, कह रहा देख लो। मैंने कहा देख ही रहा हूँ, अंधा थोड़ी हूँ, देख ही रहा हूँ आपको। आर यू सीरियस? मैंने कहा आई एम वेरी वेरी सीरियस, काइंडली लीव माई स्पेस, दिस इज माई स्पेस, आई एम द डायरेक्टर, आप जाइए। वो चले गए। लोग डर के मारे आए कि सर आप ऐसे मत करो, प्ले पिट जाएगा। मैंने कहा कहीं हमने लिख के दिया है प्ले हिट होगा, प्ले पिट जाए उसमें क्या बुरा है? ऑडियंस आएंगे, बुराई करके चले जाएंगे कि कैसा था, तुम्हारे मेन एक्टर को डायलॉग भी याद नहीं है, दैट्स ओके, प्ले पिट जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता ना कि आप आके हमें ब्लैकमेल करेंगे, ये नहीं हो सकता, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। आप होंगे, कोई भी होंगे, ये क्या मतलब? तो हमने उसको उस कगार पे खड़े होकर उस नाटक को किया, और फिर कई बार चिरहरण वाली सीन आपको महाभारत में याद होगा, जब द्रौपदी ने खुद को परमात्मा के सामने समर्पित करके हाथ ऊपर कर लिया, तो चिरहरण हुआ ही नहीं, किसी के बस में नहीं था कि द्रौपदी को ह्यूमिलिएट करें। तो सिमिलरली वो प्ले सुपरहिट हुआ हमारा, और मैं पीछे खड़े होकर रोने लगा। मैंने कहा मैं तो भगवान को देख लिया, साक्षात देख लिया कि ये क्या हो गया, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है। पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो बाबा प्रवचन दे रहा है ऐसा लग रहा है। अब मैं चाहूँगा ऑडियंस में से किसी को हम आने वाले समय में
आपके सहयोग से जवाहर कला केंद्र में लाइट डिजाइनिंग की वर्कशॉप करेंगे, ये मैं आपसे एक कमिटमेंट करता हूँ। और जितना हमसे हो पाएगा रंगमंच के लिए, चाहे वो टेक्निकल वर्कशॉप हो, एक्टिंग वर्कशॉप हो, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को हम हमेशा आमंत्रित कर रहे हैं। सर हम तो बैठे हैं कि हमें थोड़ी सपोर्ट मिले। क्या है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की साधन भी बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि हम पढ़ाने की प्रशिक्षण के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, तो उसमें अलग अलग जगह पे जाके करने के लिए हमें उत्साह बहुत है। थोड़ा अगर आप इधर से राज्य सरकार से, जवाहर कला केंद्र से थोड़ा सपोर्ट करेंगे, आप जो कहेंगे वो करेंगे। दैट इज वेरी गुड सर। जैसे अभी समर वर्कशॉप बच्चों का, आप चाहो तो हम समर वर्कशॉप भव्य रूप से यहाँ कर सकते हैं, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे स्पेशलिस्ट आ सकते हैं। समर वर्कशॉप के चलते उन्हीं टेक्नीशियंस को शाम को हम टेक्निकल वर्कशॉप्स के साथ मर्ज कर रहे हैं। ग्रेट। ताकि जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो भी शाम को करें। बहुत कुछ हो सकता है सर, आप हुक्म दो। देश का इंस्टीट्यूट है, आपका इंस्टीट्यूट है, आप हुक्म दो, NSD आ जाएगा। हाँ आप हुक्म करिए। हाँ हाँ दो क्यों लो, जितना लेना टाइम है आपके पास, आप मेरे पास बहुत टाइम है। I have my question to both of you. So during your presentation, you mentioned about the philosophical aspect and certain technical principles. They were part of the presentation. आपने कुछ टेक्निकल प्रिंसिपल्स बताए थे आपने प्रेजेंटेशन के टाइम पे। सर मेरा सर पूछना ये है कि राइटिंग एक हद तक साइकोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमारी सबकॉन्शियस को। तो एज आज जैसा भी आपने कहा कि अभी आपने ये तय किया है कि अभी आप काम नहीं कर रहे, तो उसकी अपनी वजह भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि आपने खुद ने अपने वर्क के दौरान खुद के कोई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो आपको लगता है कि आपने ये जरूरी है, तो ऐसे कोई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल साझा करना चाहेंगे सर? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द राइटिंग व्हेन इट कम्स टू थिएटर और परफॉर्मेंस डिजाइन। अलग से तो मेरा कोई प्रिंसिपल नहीं है, बेसिक प्रिंसिपल जरूर है जो मैंने समझाने की कोशिश की है कि हर नाटक में, कोरियोग्राफी में पहली बात तो जो मैंने कहा कि आई एम अ संगतकार, मैं इंडिविजुअल ये भी कि दिल्ली में हालांकि ऐसा भी शोज होता था, अब नहीं है, जहाँ लाइट डिजाइन पहले होता था और कोरियोग्राफी या एक्टिंग उसके बाद जोड़ा जाता, मॉडर्न स्टेज वाला शो। वो जो करते थे वो एक फॉर्म में वो लाइटिंग में क्या क्या पॉसिबल है वो दिखाना चाहते थे और वो लाइट डिजाइन सोच के पूरा प्लान करके फिर वो कोरियोग्राफी वाले कोरियोग्राफर को बुलाते थे, डांसर को बुलाते थे, फिर उसमें बोलते थे कि तुम्हें ये करना है, ये म्यूजिक है, तुम्हें ये करना है, उल्टा वैसा होता है। यहाँ तो मेरा कुछ खास फिलोसफिकल ये नहीं है, क्योंकि मैं इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा, मैं किसी के साथ मिल के कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे मुझे मौका मिलता है जो करने को, प्रोडक्शन जो है उसको उभारने को जितना मैं संभव है वो उभार सकता हूँ, उभारूंगा, जाके मैं कर सकता हूँ। ये कि मैं उस जैसे सर ने भी बोला हावी नहीं होना है, मुझे जो नाटककार है उसको सपोर्ट करना है, उस पर हावी नहीं होना है, दैट इज माई प्रिंसिपल। इसके बाद कोई ज्यादा फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल मेरा नहीं है। लास्ट इस पे एक बात मैं बोलना चाहूँगा, एक एक्सपीरियंस ही कि मैंने एक शो की लाइट डिज़ाइन की और अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। फिर बाद में किसी ने आकर मुझसे बोला कि उसमें लाइट ज़्यादा दिख रही थी, तुम दिख रहे थे, तुम्हें देखने नहीं आए थे, हम डांसर को देखने आए थे या हम जो डांस कर रहे हैं उसको देखने आए थे। तो अगर मैं एज ए लाइट डिज़ाइनर कहीं दिखता हूँ तो लाइट डिज़ाइन का कोई मतलब नहीं, फेलियर। लोगों का भी मानना ये होता है लाइट ज़्यादा दिखना इज इम्पोर्टेंट, नहीं, लाइट का मकसद है वो जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसका दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से दिखाना है। तो अगर मैं ज़्यादा दिखता हूँ तो प्रॉब्लम लाइट में, तो मुझे स्पेशली कोट किया गया कि तुम तो बहुत अच्छे से दिख रहे थे, कि तुम्हारी लाइट डिज़ाइन यहाँ से जा रही, वहाँ जा रही, ऐसे क्यों से वैसे क्यों से, लेकिन हम वो देखने नहीं आए थे, हम तो डांसर्स को देखने आए थे। वो डांसर कहाँ है, वो खो गया तुम्हारी लाइट डिज़ाइन, तो वो गड़बड़ है। तो वो लाइट डिज़ाइन का मकसद क्या है जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी बात।
लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सर आपने कुछ इमेजेस शेयर करी थी, दिखाई हमें, जिसमें से कुछ थिएटर की थी, कुछ इंस्टॉलेशंस की थी और कुछ आर्किटेक्चर की भी थी। तो मैं खुद एक लाइटिंग डिज़ाइनर हूँ, बट आर्किटेक्चर लाइटिंग डिज़ाइन। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप थिएटर को डायरेक्ट करते हैं विद लाइटिंग, तो उसमें अपने एक इमोशंस हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, दैट गवर्न्स अ लिटिल बिट ऑफ यूज ऑफ कलर्स। कि कॉस्ट्यूम्स में अगर आपके कोई सर्टन कलर्स है तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स देंगे, बट जब आप एक स्टैटिक इंस्टॉलेशन या एक बैकड्रॉप को डिज़ाइन करते हैं तो आप कलर थ्योरी किस तरीके से अपनाते हैं? आप कलर्स को कैसे रीड करते हैं? क्या उसके पीछे कोई प्रिंसिपल है? देखिए, इसके पीछे सबका अलग अलग प्रिंसिपल है। मेरा जो है, चाहे वो मॉन्यूमेंट हो, चाहे वो डांसर का कॉस्ट्यूम हो, चाहे कोई इंस्टॉलेशन है, मेरा जो कलर स्कीम होगा वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है या नहीं करता है। अब एक ओल्ड फोर्ट जो है, काला सा भद्दा सा रंग है, उस पर मैं मैजेंटा दूं नहीं चलेगा। आप गौर करेंगे तो दिख जाएगा, पर वो मॉन्यूमेंट को एनहेंस नहीं करेगा। मॉन्यूमेंट राइटिंग खासतौर से जो पुरानी 200 साल, 500 साल, 1000 साल पुराना है। अब खजुराहो का साउंडर लाइट क्या, खजुराहो टेम्पल का वो पूरा का पूरा काला है, पत्थर जो है पूरा काला है, एक भी कलर नहीं इस्तेमाल किया, सब बाहर से किया। और उसका मॉन्यूमेंट, उसका साउंडर लाइट में हमारा और एक और वो 1000 साल पुराना है। खजुराहो टेम्पल 1000 साल पुराना है। हमें उसके 20 फुट के दायरे के अंदर आने नहीं दिया गया, परमिशन नहीं मिला। जो भी मुझे करना था 20 फुट दूर नीचे से करना पड़ा। उसका सोच ही पूरा आपका प्रिंसिपल ही लाइटिंग का चेंज। हर प्रोजेक्ट जो है आपका एक चैलेंज होता है। यहाँ पे आपको ब्रीफ दिया जाता है कि ये आप इससे आगे नहीं आ सकते, आप इसके अंदर नहीं घुस सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो अलग अलग है। अब ये आपको जानना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि मैं जो कलर इस्तेमाल करूँगा वो इसको उभार के लाएगा या इसको और भद्दा कर देगा। कॉस्ट्यूम में भी हमारे कॉस्ट्यूम्स इतने, एक तो बात है कॉस्ट्यूम का, दूसरा है हमारे स्किन टोन का। एक यूरोपियन या अमेरिकन का स्किन टोन पे आप मैजेंटा दीजिए, पर्पल दीजिए, जो भी दीजिए वो उभर के निकलता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। हमारे में वो खो जाता है, खा जाता है। आप हमारे चेहरे पे आप पर्पल या ये देंगे तो आप भूल लगेंगे देखने में, ये आपको समझना पड़ेगा। इसका भी एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। एक कथक फेस्टिवल में एक बहुत सीनियर डांसर, विथ नो ऑफेंस में, ही वाज वेरी डार्क, and he was wearing a dark red costume. उन्होंने मुझे बोला, गौतम मुझे यहाँ पे एक पर्पल लाइट चाहिए। वो डांस का शुरू था स्पॉट से, पर्पल स्पॉट से। मैं बोला यार इनके चेहरे पे और इनके कॉस्ट्यूम में मैं पर्पल दूंगा तो किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। तो मैं अपना दिमाग लगा के मैंने उसको एक ब्लू टोन में स्पॉट दिया। उनका जब टाइम आया, मैं पर्दा नहीं उठे, डिले हो रहा है, मैंने पीछे इंटरकॉम किया, भैया क्या चेक कर रहे हैं? कहते हैं हमको वो ब्लू पसंद नहीं है, सीढ़ी लगाया है, वो उसका कलर चेंज कर रहे हैं, उसको वो पर्पल बना रहे हैं। मैंने ठीक है, हो गया, सीढ़ी हट गई, म्यूजिक शुरू हुआ, मैंने स्पॉट चेंज किया, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैंने कहा मैं भी कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो अपना क्या मूवमेंट किया किसी को पता ही नहीं चलता। फिर जाके जब नॉर्मल लाइट जनरल लाइट में आए तब जाके बात आ गई। तो ये सबको, सिर्फ लाइट डिजाइनर को, जो कोरियोग्राफर है, डायरेक्टर, उसको भी समझना है कि हमारे कॉस्ट्यूम का कलर सैचुरेशन इतना रिच है, इतना रिच है हमारे कलर सैचुरेशन, उस पर आप कलर थोपेंगे तो वो खो जाएगा। अब एक रेड ड्रेस में या ब्लू ड्रेस में आप उसमें और रेड और ब्लू डालेंगे तो वो उभर के नहीं निकलेगा। ये आपको सोचना पड़ेगा, वो सब स्कीम आपको दिमाग में रख के आपको पूरा डिजाइन करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मुझे लगता है बहुत सारी बातें लाइट्स के ऊपर हुई और थिएटर के ऊपर भी, थिएटर किस तरह से काम करता है नेक्स्ट इसको लेके, तो हमें लगता है इसको यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। नहीं, वो बात का। हाँ सर का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन है, पूछ लीजिए।
एक सवाल है। हम लोग देखते हैं कि थिएटर में डायरेक्टर, एक्टर्स और मेकअप वाले भी अपना पूरा काम करते हैं, और फिर लास्ट में जब शो टाइम पर बात आती है परफॉर्मेंस की, तो अब लाइट डिजाइनर के हाथ में काफ़ी कुछ ऐसा होता है जिससे कि पूरा प्ले चलता है। क्या एक लाइट डिजाइनर पूरे प्ले की एनर्जी को इम्पैक्ट करता है, और किस तरह से परफॉर्मेंस को एक लाइट डिजाइनर इम्पैक्ट कर सकता है, इस पर थोड़ा सा। एकदम करता है जी। लाइट डिजाइनर, मैं तो कहता हूँ, मैं जब कंट्रोल पैनल में बैठता हूँ, मैं तो डायरेक्टर बन जाता हूँ। मैं लाइट दूंगा तो आप कुछ कर पाएंगे, मैं लाइट नहीं दूंगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये कंट्रोल मेरा है, मेरा पावर है, पर उसको कंट्रोल में रख के मुझे काम करना है। जो मेरे पास पावर दिया गया है, स्टेज पर्दा उठा, डायरेक्टर सब बेकार है, तब वो कुछ नहीं कर सकते। सारा जिम्मेदारी मेरा है, लाइट डिजाइनर एंड ऑपरेटर के हिसाब से मेरा जिम्मेदारी। मैं उसको तोड़ भी सकता हूँ, मैं उसको बना भी सकता हूँ। प्रोडक्शन को मैं एकदम बैठा दे सकता हूँ, अगर मैं गलत क्यूज, गलत डिजाइन, जो भी अगर गलत करता हूँ तो एकदम बैठ जाएगा नाटक। पर अगर मैं सही डिजाइन करके, सही सोच के, सही इस्तेमाल करके, लाइटिंग में आप ये देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या रखना है कि डिजाइन का जितना भी अच्छा हो, उसका एग्जीक्यूशन अगर फॉल्टी हो तो डिजाइन का कोई मतलब नहीं होता। आपका हाथ कैसे चलता है, फेड इन किस हिसाब से करते हैं, फेड आउट, क्रॉस फेड किसको कहते हैं, ये आप इमेज क्रिएट कर रहे हैं, आप स्टेज की इमेज क्रिएट कर रहे हैं। जैसे फिल्म में आप क्रॉस फेडिंग करते हैं, फेड इन फेड आउट मिक्सिंग में, विजन मिक्सिंग में करते हैं, यहाँ पे भी मैं विजन मिक्सिंग कर रहा हूँ। लाइट डिजाइनर विजन मिक्सिंग कर रहा है, एक स्पॉट को यहाँ से निकाल के दूसरे स्पॉट को देना, इन दोनों को मर्ज करके उनको अलग करना, ये पूरा विजन मिक्सिंग है। मैं तो सिर्फ आपको जो इसमें बोला गया कि पुट द लाइट वेयर यू वांट इट एंड टेक इट अवे फ्रॉम वेयर यू डोंट वांट इट। मैं तो लाइट डिजाइन के हिसाब से बेसिकली मैं दर्शक का गर्दन पकड़ के, देख भैया तू इधर घूम, देख भैया तू इधर घूम, तू उधर देख। लाइट ये कर रहा है, बताओ, मेरे फिजिकली उनको नहीं कर रहा, पर मेरा लाइट उनका सर घुमा रहा है। ये तो एकदम कंट्रोल तो है ही है, बहुत कुछ कंट्रोल और पावर, उसको एनर्जी तो वही देता है, लाइट ही देता है, पर एक्टर का भी जिम्मेवारी है कि उस एनर्जी को ले, एकदम जिम्मेवारी। थैंक यू सर। एक तरह से ऑनलाइन एडिटिंग बैठ के कर रहा होता है लाइट डिजाइनर कि कौन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके बाद कैसे जोड़ते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, और डायरेक्टर साहब का धन्यवाद बहुत बहुत। शुरुआत की कि बैक स्टेज के ऊपर काम किया जाए, बैक स्टेज पर बातें की है, तो इलाका भी बहुत स्पेशल का भी बहुत। मैं आप सभी तीनों का खास तौर पे डायरेक्टर साहब, क्योंकि आज का टेंडर के नाम से सब सुनते थे, और आज एक भाग्य की बात है मेरे लिए तो कम से कम सबके लिए भी कि वो खुद आज हमारे बीच मौजूद है। सुबह भी बोले कि मैं 6 महीने से किसी भी प्रोग्राम में इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आज हम लोग ये मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ कि वो हमारे बीच में है। तो सर इसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। गौतम दा में बात होती रही है, देश में बात होती रही है, और रियली कहीं ना कहीं कभी मैं जुराम फेस्टिवल में कभी कहाँ, कभी मौका ही नहीं मिल पाया। शायद आप सब लोगों के भाग्य से आज हमारे शहर और हमारे जगह पर, तो ये बड़ी बात है। और मैं एक बात ये गोविंद भाई की, जिनके मैं रेपेटरी में जा के सिर्फ देखता था, मैं आपको बता दूं थिएटर एजुकेशन डिपार्टमेंट TI से काफ़ी ट्रेनिंग लेने के बाद मैं ये, क्योंकि ये अजमेरा जी सर यहाँ पे अभी कहा, तो होता ये था कि जब मैं वहाँ जाता था, हम लोग सेशन में होते थे, उसके बाद मैं गोविंद भाई के उसमें जाके रेपेटरी में शाम को देखता था काम कैसे करते हैं। वो एक बात वो भी हो सकती है, हो सकता है कि कई बार हमारे अप्रोच की बात है। मैंने दिनेश भाई को पकड़ा शुरू में, मैंने राजीव सर को पकड़ा। कई बार क्या स्टूडेंट्स की, मुझे लगता है स्टूडेंट्स की खामी ज्यादा है। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी गुरु कभी आपको मना नहीं करता, लेकिन हमारी अप्रोच की कमी होती है। मैं गोविंद भाई के साथ भी जाके देखता था, चुपचाप बैठता था कि कैसे काम करते हैं।
टीआई के टाइम पर मैं दिन भर दादा मेरी वर्कशॉप हो जाती थी, हम लोग 2-2:30-3 बजे तक 4 बजे तक हमारी सब वर्कशॉप होके मैं सर के साथ टाइम मांगता था कि गौतम दा मैं आपके अगर मुझे थोड़ा समय दे दें और मैं घर आके आपसे सिर्फ एक जैसे कि गुरु शिष्य परंपरा की तरह से काम करना चाहता हूँ तो मैं जाता था। उसके बाद जब जयपुर भी कभी होता था तो मैं इसके लिए महीने में 2 बार ऐसा फिक्स किया मैंने सर के साथ कि मैं दादा और तो कुछ नहीं लेकिन मैं खुद स्पेशली आऊंगा। तो अगर एनएसडी में मुझे कुछ काम होता था या फिर तो मैं अलग से जाके सेशन करता था। तो मुझे लगता है इंस्टीट्यूट सारी महान है, सारे गुरु महान है, लेकिन हमारी अप्रोच की कमी है मुझे लगता है। मैं अप्रोच ही नहीं करता किसी को। अनुराग है वहाँ भीलवाड़ा से आया है, वो आया है ना यहाँ पे, मतलब चलकर वो रात भर से कैसे भी आया और उसका काम करने का तरीका देखा, बहुत अच्छा एक्टर भी है और साथ में अच्छा टेक्नीशियन अभी मैंने साथ में काम किया। तो मुझे एकदम से एक चीज चाहिए थी मुझे प्लास्टिक का, अगले उसने आधे घंटे में मतलब मुझे वो 2 चीज तैयार करके दे दी। भीलवाड़ा में दिनेश भाई का प्रोडक्शन था। तो कहने का मतलब है हमारे अप्रोच की कहीं ना कमी होती है। संसाधन काफी है लेकिन चीजें मुझे लगता है शायद हम उसको कैसे अचीव करें, गेन करें। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद डायरेक्टर सर यहाँ नहीं होते क्योंकि उनकी अपनी मजबूरी थी, लेकिन तो भी मतलब हमने कोशिश करके आपको बुलाया। तो मुझे लगता है हमारी अप्रोच की भी कमी जो हमें सुधारनी है। ये वर्कशॉप मुझे ये सेशन जो है हमें इंसिस्ट करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और अच्छा लगा कि सुबह 11 बजे में भी ये इतने सब लोग हम इकट्ठे हो गए। मनीषा है अपना अच्छा काम करती है तो वो खासतौर पे बड़ा लाइट्स को लेकर सोचती है कथक में कि सर ये वो, और प्रेरणा श्रीमाली जी की खुद स्टूडेंट है तो इसकी सोच बहुत अलग जाती है। ये अच्छी बात है और भी सारे गुणीजन है। और ये जो मैडम ने सवाल किया है ये आर्किटेक्चरल लाइट डिजाइनर है तो ये इन सभी और अर्थ हमारे बीच में है। आप लोग मैं चाहूंगा कि बाहर हमारे जयपुर के यूनुस खिमाड़ी जी हैं, उन्होंने एक इंस्टॉलेशन वर्क करके ये लाइट्स का चीज तैयार किया है। इस पर उनका परसों सेशन भी 1 घंटे का जवाहरलाल केंद्र में आयोजन किया 5 से 6 बजे का लगाया में, क्योंकि परसों की प्रस्तुति जो है वो यहाँ है कोलकाता की पोस्ट मास्टर। आप देखेंगे वो कोई ये लाइट इस्तेमाल करने वाली नहीं है सर, वो खुद का ही उन्होंने अपना बनाया सब अपना करके उस प्रस्तुति को आप सब जरूर देखेंगे। तो भी कोशिश करना यहाँ रहने की तो आप लोग देखेंगे कि वो एक किसी जगह वो कर रहा है। मैंने कहा रंगाई लो, नहीं दादा हम रंगाई नहीं चाहिए, कृष्णायन चाहिए क्योंकि आपने मेरा दिल्ली में शो देखा है, हमें इंटीमेट चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो वो शूट देखिएगा और जिद कैसे कहते हैं किसी चीज को अप्रोच करने के लिए बात जो मुझे लगता है कि वो अपनी चीजों से उन्होंने कैसे क्रिएट किया है इस तरह की। दादा आपको तो खुशी होगी, उन्होंने कोई इंटेलिजेंस लाइट नहीं है, उन्होंने अपने क्रिएट से अपनी चीजों से बना के करके और उस का मंचन करेंगे वो लोग। मनीषा देखें ध्यान रखना। तो अब ये हम आगे बढ़ते हैं और जवाहरलाल केंद्र ने हमारे लिए चाय की व्यवस्था की है। आज शाम का सेशन डायरेक्टर स्टॉप नहीं है, शाम को शो अच्छा है। गोविंद जी का और सुदीप जी आए लखनऊ से, हम तुम नाटक लेके आप सभी लोग आए ज्यादा टॉक इसलिए नहीं रखी है क्योंकि इनकी ट्रेन है 9 बजे। तो इसलिए फिर से सबका धन्यवाद मीडिया का और जवाहरलाल केंद्र तो है ही, उनके बिहार पे आप मैम आपको कुछ कहना है? नहीं मैम, थैंक यू सर आप लोग यहाँ पे आए। एक बार प्लीज आप जवाहरलाल केंद्र की ओर से क्योंकि आयोजन काफी इसका सपोर्ट है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए और जितना भी सुन पाए, कुछ चीज़ें और भी चलती रहती है साथ में, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और आज की टॉक सार्थक रही हमारे लिए और आगे भी हम ऐसी टॉक आयोजित करते रहें और आप हमारे साथ बने रहें, इसकी हम आशा करते हैं। धन्यवाद सर। खाली एक करबद्ध निवेदन है सारे कलाकारों से, हम सब एक हैं, एक ही नाव में सवार होकर चल रहे हैं। तेरा मेरा इसका कोई मतलब नहीं है। एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे का साथ दें ताकि रंगमंच हो या जो भी हम कर रहे हैं वो बहुत व्यापकता से बढ़े और बहुत समृद्धशाली बने। तो इतना ही मैं जहाँ भी जाता हूँ सबको बोलता हूँ भाई ऐसा कुछ नहीं है कि ये वहाँ से यहाँ से, हम सब कुछ करने की जो जुनून लेके चल रहे हैं साथ में लगे रहें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।